First, what is sexual reproduction? Sexual reproduction involves the union of two specialized reproductive. The process of sexual reproduction in plant involves the fusion of gametes to produce offspring. अब देखो फ्लावर का क्लासिफिकेशन, फ्लावर हो सकते हैं या तो यूनिसेक्सुअल या फिर फ्लावर हो सकते हैं बाईसेक्सुअल। पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट्स इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, और वो क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। अगर मैंगो वाला मैंगो पे और एप्पल वाला एप्पल पे आके पॉलन ग्रेन गिरेगा तभी क्या बनेगी? पॉलन ट्यूब बनेगी। Hello and welcome back, student. This is the part 3rd of how do organism reproduce. In the first part we have covered the asexual reproduction, and in the second part we covered the reproduction in plants, flowering plants. Okay, so this is the last part, and in this part we are going to cover reproduction in human beings. Okay, so let's start. Reproduction in human beings. Okay, so first we have to discuss what is puberty. Okay, puberty is the stage when sex hormones are produced, marking the sexual maturity. ठीक है, अब देखो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन्स है वो क्या हो जाते हैं, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉय और गर्ल है ना, उनमें क्या आ जाती है? सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स क्या आ जाती है? सेक्सुअल मेच्योरिटी, है ना। गर्ल्स और बॉयज़ में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो डिफ्रेंसिएशन और जो कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी की एज क्या है? 13 to 14, एंड गर्ल्स के अंदर है 10 to 12 ईयर्स। ओके, अब देखो बात कर लेते हैं सेक्स हार्मोन की। टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। और कौन प्रोड्यूस करता है इसको? टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट ओवरी प्रोड्यूस टू फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो जो ओवरीज है वो क्या कर रही है? फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टेस्टिस। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ओवरीज। ठीक है, अब देखो मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस क्या होते हैं? ठीक है, कॉमन चेंजेस क्या होते हैं, यानी कि जो फीमेल्स में भी हो रहे हैं और मेल्स में भी हो रहे हैं, कॉमन चेंजेस क्या है? ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ थिक डार्कर हेयर इन द न्यू बॉडी पार्ट्स लाइक द आर्मपिट्स एंड द जेनाइटल एरिया। ठीक है, आर्मपिट्स और जेनाइटल एरिया में क्या होने लग जाता है? हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, thinning of the hair on the arm, leg and the face, and the skin becomes oily with the development of pimples. ठीक है, तो ये हो गए कॉमन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। डार्कनिंग ऑफ द निपल टिप्स एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बॉयज़ के अंदर क्या हो जाएगी? बॉयज़ के अंदर जो वॉइस है वो हैवी हो जाएगी, है ना, मस्कुलर डेवलपमेंट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस किसके अंदर होंगे? बॉयज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रोटम की। ठीक है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये क्या है? स्क्रोटम। ठीक है, और स्क्रोटम के अंदर ये क्या है? टेस्टिस। ठीक है, तो व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम इज अ स्मॉल पाउच हाउसिंग द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना, यानी कि जो स्क्रोटम है वो मेल बॉडी से आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब देखो स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है और जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर है ना, जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए ये नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? बॉडी के टेम्परेचर से टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, जो क्या करते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन को फेवर करता है। ठीक है, so because sperm formation occurs here, a lower temperature than the body temperature is necessary for this process. स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है ना, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिससे क्या होगा? जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को ये फेवर करेगा। इसलिए जो टेस्टिस है वो कहाँ होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम टेस्टिस की। टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म, है ना, मेल जर्म सेल्स और स्पर्म्स, ठीक है। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रोटम, ठीक है। A positioning essential for the formation as it is necessitize a lower temperature than the normal operating temperature, ठीक है। अब अपन को पता है कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर, और जो स्क्रोटम है ना, वो बॉडी से बाहर लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है, स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होगा, जो स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को फेवर करेगा, ठीक है। अब देखो स्पर्म्स क्या है। स्पर्म आर दी स्मॉल एंटाइटीज comprising a lengthy tail facilitating their movement towards the female germ cell, ठीक है। अब देखो ये स्पर्म है, और स्पर्म का जो ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है, इसकी टेल सॉरी, ये क्या है, इसकी टेल है, ठीक है। तो टेल क्या मतलब टेल हेल्प करेगी स्पर्म को ओवम के पास में जाने के लिए, ठीक है, ओवम तक पहुंचने के लिए, यानी कि स्पर्म को मूवमेंट करवाने के लिए कौन हेल्प करेगी, स्पर्म की टेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट द फॉर्म स्पर्म, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस से ये जो देखो ये डक्ट निकल रही है ना, ये जो डक्ट निकल रही है ये क्या है, वास डिफरेंस है। क्या है ये, वास डिफरेंस, ठीक है। अब देखो टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब उन स्पर्म्स को ले जाने का काम किसका होगा, टेस्टिस में से जो डक्ट निकल रही है, और टेस्टिस में से कौन सी डक्ट निकल रही है, वास डिफरेंस, ठीक है। सो ये क्या करती है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करती है, ठीक है। अब देखो ये जो वास डिफरेंस है ना, ये हमारा मतलब मेल्स का यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और इधर से आ रही है वास डिफरेंस, ठीक है। तो वास डिफरेंस देखो इधर आई है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है, समझ रहे हो, ठीक है। तो वास डिफरेंस और यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है ना, ये कंबाइन होके एक कॉमन ट्यूब बनाती है, ठीक है। देखो वास डिफरेंस ये इधर से आई है, और ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है, तो ये दोनों कंबाइन होके एक कॉमन ट्यूब बनाती है, ठीक है। इस कॉमन ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। देखो द वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट द फॉर्म्ड स्पर्म which combine with the tube originating from the urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है वो वास डिफरेंस के साथ कंबाइन होके एक कॉमन ट्यूब बना लेती है, ठीक है। वो क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ डक्ट दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड सर्व एज द पैसेज फॉर सीमन इन द मेल्स, ठीक है। अब देखो सीमन क्या होता है, ठीक है। सीमन को पढ़ने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स है। सिक्रेट फ्लूइड टू मेक ट्रांसपोर्ट इजियर फॉर दिस स्पर्म, दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो ग्लैंड है, यानी कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेगी, ठीक है। तो इनसे जो सिक्रीशन हो रहा है वो क्या कर देगा, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजियर बना देगा, ठीक है, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इजियर बना देगा, ठीक है। तो देखो टेस्टिस के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स, ठीक है। टेस्टिस के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं, और जब स्पर्म के साथ में अपन ग्लैंड्स का सिक्रीशन ऐड कर देंगे, है ना, स्पर्म के साथ जब अपन ग्लैंड का सिक्रीशन ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, सीमन। क्या बन जाएगा, सीमन। स्पर्म प्लस सिक्रीशन फ्रॉम द ग्लैंड्स, तो कलेक्टिवली अपन इसे क्या बोलेंगे, सीमन, ठीक है। तो देखो जो यूरेथ्रा है ना, वो क्या करती है, एक तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का ट्रांसपोर्ट और सीमन का भी, ठीक है। स्क्रोटम कर लिया हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिस की। पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट ट्रांसफर स्पर्म्स इनटू द फीमेल वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट और कॉपुलेशन, ठीक है। तो क्या होगा, जो पेनिस है ना, वो क्या करेगा, जो सीमन है उसका ट्रांसपोर्ट किसके अंदर कर देगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्स्ट आएंगे ओवरीज। ओवरीज कैसे हैं? पेयर्ड, है ना, यानी कि 2 ओवरीज प्रेजेंट होगी। ओवल शेप्ड ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। ठीक है, तो जो ओवरीज है वो कहाँ लोकेटेड है? एब्डोमिनल कैविटी में एंड नियर द किडनी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 1000 ऑफ ओवा और एक्सेल एंड सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्या करते हैं ओवरीज? एक तो जो ओवम या फिर एक्सेल्स है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, है ना, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है? ये क्या है? ओवरीज है। ओवरीज क्या है? पेयर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज फिलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस। ठीक है, इट सर्व एज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज फर्टिलाइजेशन, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फिलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब देखो होगा क्या। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी से देखो बिल्कुल अटैच्ड ही ये क्या है? फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है। ठीक है, ये क्या कर रही है? एक तो ओवरी और यूटरस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? यूटरस। तो ओवरी को यूटरस से क्या कर रही है? एक तो कनेक्ट कर रही है, और दूसरा फिलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड फीचर्स ऑफ फनल शेप ओपनिंग नियर दी ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओपनिंग होती है ना वो कैसी होती है? फनल शेप ओपनिंग होती है। ठीक है, ताकि जो ओवम है उसे इजीली कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, क्योंकि ओवरी से एक्सेल या फिर ओवम रिलीज होगा तो उसे कलेक्ट कौन करेगा? ओविडक्ट रिलीज करेगा। तो फनल शेप ओपनिंग क्या करेगा? इसकी वजह से इजीली ओवम कलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूटेरस। यूटेरस को हम क्या बोलते हैं? वुम्ब। ठीक है, अ हॉलो पियर शेप्ड। ठीक है, अब हम जो वुम्ब है वो कैसा है? पियर शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीटस टेक्स प्लेस। ठीक है, फीटस का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा? यूटेरस के अंदर होगा। ठीक है, ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट आके किस में ओपन हो रही है? यूटेरस के अंदर। ठीक है, ये जो पूरा एरिया ये क्या है? यूटेरस है। ठीक है, नेक्स्ट इज दी वेजाइना। इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज द बर्थ कैनाल। ठीक है, और नेक्स्ट है सर्विक्स, लोअर एंड द नैरोअर पोर्शन ऑफ द यूटेरस। ठीक है, देखो वेजाइना से पहले एक बार सर्विक्स कर लेते हैं, है ना। जो यूटेरस है, ठीक है, जो यूटेरस है ये देखो एक नैरो पार्ट में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो नैरो पार्ट है ये क्या है? सर्विक्स है। ठीक है, सबसे पहले हो गया ओवरी, ओवरी के बाद हो गया फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब के बाद में हो गया यूटेरस, यूटेरस एक नैरोअर ओपनिंग में, है ना, तो वो कौन है? सर्विक्स। और नेक्स्ट जो लास्ट है, सर्विक्स किस में ओपन हो रहा है? वेजाइना में। वेजाइना को क्या बोला है? बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी का जो बर्थ है वो किसके थ्रू होगा? मतलब उसका पैसेज क्या रहेगा? वेजाइना। ठीक है, इसलिए वेजाइना को क्या बोला है? बर्थ कैनाल बोला है। ठीक है, तो ये हो गया। ओवरीज क्या है? एक्सेल प्रोड्यूस करेंगे और हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे। ओविडक्ट क्या करेंगे? एग का ट्रांसपोर्ट करेंगे और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है वुम्ब। ठीक है, वुम्ब में क्या होगा? बेबी का डेवलपमेंट होगा। और सर्विक्स क्या है? ठीक है, यूटेरस से जो नैरोअर ओपनिंग है वो क्या है? सर्विक्स है। और उसके बाद में वेजाइना जो कि है बर्थ कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब देखो होगा क्या? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, ओवम का फॉर्मेशन हो गया, है ना। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होगा? स्पर्म एंड ओवम प्रोडक्शन हो गया, मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस ओवम। ठीक है, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म एंटर्स द ओवम। ठीक है, कॉपुलेशन के टाइम पे जो पेनिस है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो स्पर्म्स है वो कहाँ जाएंगे? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी अपन ने बात करी थी जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना, इधर से एंटर होते हुए मेल जो स्पर्म्स है वो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ही क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म्स भी आ गए और यहाँ पे जो हमारा ओवम है वो भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो जाएगा। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन ही क्या है? ठीक है, यही क्या है?
फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल नोन एज जाइगोट, ठीक है। अब स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बाद में जो फर्स्ट सेल बनती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट, जाइगोट अंडरगो वेरियस डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब देखो ये जो जाइगोट है इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होंगे, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे माइटोसिस होंगे या मियोसिस होंगे, ठीक है। कौन से डिविजन्स होंगे, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होंगे, क्योंकि अब हमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगे, जिसकी वजह से मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल्स का नंबर जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा और जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो एम्बेडेड इटसेल्फ टू द सॉफ्ट एंड द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ठीक है। अभी अपन ने बात की थी कि जो बेबी का डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, यूटेरस के अंदर होता है, ठीक है। सो फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन भी यही होगा, तो जाइगोट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यूटेरस के अंदर, यानी कि यूटेरस की जो वॉल है ना, उसमें आके चिपक जाएगा, उसके अंदर आके एम्बेडेड हो जाएगा और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। जब जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस की वॉल में आके एम्बेडेड हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन है ना, यानी कि ये जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में ये इम्प्लांटेशन हुआ, इसमें ऑलमोस्ट 6 to 8 डेज का टाइम लगता है, ठीक है। तो जब ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा तब ये कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा ग्रोज इनटू अ डिस्क बिटवीन द यूटेराइन वॉल एंड द एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो ये यूटेरस है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से बेबी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से डिस्क लाइक ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। द प्लेसेंटा फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई टवर्ड्स द एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो जो यूटेरस की वॉल है और जो ये है, ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड प्रोजेक्शंस बना लेंगे, है ना, यानी कि क्या बना लेंगे, विलाई बना लेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई बना लेंगे। ये क्या है, मदर और एम्ब्रियो के बीच का एकदम इंटीमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्लेसेंटा, ठीक है। अब देखो ये जो कॉर्ड है ना, प्लेसेंटा से ये जो कॉर्ड निकल रही है इसे हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड से क्या रहता है, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो अटैच रहते हैं, ठीक है। ये प्लेसेंटा हो गया और ये एम्ब्रियो है, इन दोनों को किसने जोड़ रखा है, अम्बिलिकल कॉर्ड ने, ठीक है। बेबी को जो भी न्यूट्रिशन देना है ना, उसके पास में ऑक्सीजन पहुंचानी है, उसके पास में न्यूट्रिशन पहुंचाना है, सब किसका काम है, प्लेसेंटा का, ठीक है। और फिर वापस मतलब अगर ऑक्सीजन पहुंचानी तो वापस CO2 भी तो रिलीज होगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो जनरेट होंगे, तो उन सबको हटाने का काम भी किसका है, प्लेसेंटा का ही है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, ठीक है। अब पूरे चाइल्ड को डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ्स, है ना, जब बेबी जो है वो वेल डेवलप्ड यानी कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, उसके बाद में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटेरस, ठीक है। जो यूटेरस है उसके अंदर क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा बेबी का, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो वो फोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ, है ना, बेबी को बाहर की तरफ पुश करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अगर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, जो एम्ब्रियो जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9 मंथ्स का डेवलपमेंट होगा और आफ्टर 9 मंथ्स क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, है ना।
तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसे देख लीजिए पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। ये हो गया प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। देन व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? ईच मंथ द ओवरी रिलीजेस अ सिंगल एग prompting the uterus to prepare itself for the potential arrival of the fertilized egg। ठीक है, अब देखो ओवरी से हर मंथ क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। ठीक है, तो जो यूटरस है ना, वो हर मंथ खुद को ऐसे ही प्रिपेयर करेगा कि जैसे फर्टिलाइज्ड एग आएगा। ठीक है, यानी कि जो एग है वो फर्टिलाइज्ड होके यानी कि एम्ब्रियो आएगा। ठीक है, तो जो यूटरस है ना, वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करता है। उसी हिसाब से प्रिपरेशन करता है का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, यूटरस जो है वो अपनी जो वॉल है ना, उसको क्या कर लेगा, उसका बिल्डअप यानी कि उसे मोटी करने लग जाएगा। ठीक है, जो यूटरस की वॉल है उसमें क्या होने लग जाते हैं, इस तरह से बिल्डअप होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि उसे क्या करना है, जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो बहुत होपफुल है। ठीक है, उसे हर मंथ यही लगता है कि फर्टिलाइज्ड एग आएगा, तो वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करता है। ठीक है, तो जो यूटरस है उसकी वॉल्स क्या हो जाती है, बहुत थिक हो जाती है। ठीक है, दिस प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स द थिकनिंग एंड द स्पंजी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूटरस लाइनिंग। ठीक है, इफ द रिलीज्ड एग रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है, अगर एग अनफर्टिलाइज्ड रहता है तो उसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट कितना होता है, 1 डे का। ठीक है, in the absence of fertilization the thickened uterine is deemed unnecessary। ठीक है, consequently the lining gradually break down and is expelled through the vagina as a combination of blood and mucus। ठीक है, अब क्योंकि fertilized egg नहीं आया है तो जो यूटरस की वॉल बिल्डअप हुई थी वो क्या होएगी, टूटना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो और वेजाइना के थ्रू क्या होएगा, उसे बाहर निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, दिस नेचुरल प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, रिकर्स रफली एवरी मंथ एंड टिपिकली स्पैन अ ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 2 to 8 days। ठीक है, कितने टाइम तक रहता है इसका स्पैन, 2 to 8 days तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बर्थ कंट्रोल। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनप्रिपेयर्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब देखो, इफ अ वुमन इज नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी, हाँ, अगर जो वुमन है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या डालेगा, उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स है। ठीक है, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, फर्स्ट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव और द बर्थ कंट्रोल। ठीक है, मेथड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रा प्रेगनेंसी आर कलेक्टिवली नोन एज द कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ऐसे मेथड जिनका यूज किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज द मैकेनिकल बैरियर मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा है, मैकेनिकल बैरियर मेथड। ओके, condoms on the penis और similar coverings in the vagina act as mechanical barrier। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, प्रिवेंटिंग द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। ठीक है, अब क्योंकि ये बैरियर की तरह काम कर रहे हैं तो ये स्पर्म और एग को, है ना, स्पर्म और एग को मतलब स्पर्म को एग तक पहुंचने नहीं देंगे। ठीक है, क्या काम है इनका, बैरियर मेथड है ना, दैट मीन्स स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। ओके, बैरियर मेथड है ना, मैकेनिकल बैरियर मेथड में कौन था एग्जांपल, कॉन्डम्स। ठीक है, केमिकल मेथड्स में कौन है, ओरल पिल अल्टर द हार्मोनल बैलेंस इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एग्स एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, केमिकल मेथड में क्या आ गई, ओरल पिल्स। ठीक है, ये पिल्स क्या करती है, हार्मोनल बैलेंस में थोड़ी सी छेड़छाड़ करती है, उससे क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होएगा। ठीक है, बट जो केमिकल मेथड है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, लूप्स और कॉपर टी डिवाइसेस प्लेस्ड इन द यूटेरस। ठीक है, जो यूटेरस है उसके अंदर ये डिवाइसेस प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि अब देखो नाम है इंट्रा यूटेराइन, यानी कि यूटेरस के अंदर कुछ डिवाइसेस को प्लेस किया जाता है। क्या है एग्जाम्पल, लूप्स एंड कॉपर टी। ठीक है, इनको यूटेरस के अंदर प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है,
दे मे कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे सर्जिकल मेथड्स। ठीक है, सर्जिकल मेथड्स के अंदर फर्स्ट क्या है, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी क्या है, ब्लॉकिंग द वास डिफरेंस इन द मेल्स टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर। ठीक है, अपन ने बात करी थी कि जो टेस्टिस से जो डक्ट निकल रही है वो क्या है, वास डिफरेंस है ना। तो हम वास डिफरेंस को क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट करके और इसे टाई कर देंगे। ठीक है, सो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ब्लॉकिंग द वास डिफरेंस इन द मेल टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्यूबेक्टोमी की, ब्लॉकिंग द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल टू प्रिवेंट द एग मूवमेंट। ठीक है, फीमेल्स के अंदर भी ऐसा था, इस तरह से ओवरी थी, ओवरी के बाद ये क्या थी, फेलोपियन ट्यूब, और इधर ऐसे यूटरस। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर क्या करेंगे, जो फेलोपियन ट्यूब है ना, जो फेलोपियन ट्यूब है उन्हें कट करके क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, जिसकी वजह से जो एग है उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर स्पर्म और एग का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, या तो हम वेसेक्टोमी कर सकते हैं या हम ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, मेल्स के अंदर वेसेक्टोमी एंड फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल मेथड्स आर मोर परमानेंट, है ना। अब ये जो सर्जिकल मेथड्स है यानी कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ये क्या है, परमानेंट मेथड्स है, यानी कि इनकी रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, एंड इन्वॉल्व क्रिएट ब्लॉक्स। ठीक है, तो देखो ये हो गए हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल मेथड। कौन कौन सा है, सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, ये हो गए बर्थ कंट्रोल मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, तो क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, डिजीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, एड्स। व्हाट इज एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एंड जेनिटल वार्ट्स often caused by bacterial infections like gonorrhea and syphilis। क्या हो गए, STDs के एग्जाम्पल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज STDs। ठीक है, क्या हो गए, एड्स, जेनिटल वार्ट्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ प्रैक्टिस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द सेफ प्रैक्टिसेस एंड प्रिवेंटिव मेजर इज क्रूशियल फॉर सेफगार्डिंग सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रेज करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। इसके लिए जो NGOs वगैरह है वो बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होएगा, अवेयरनेस फैलेगी, एजुकेशन फैलेगी, तो जिससे हमारी जो हेल्थ है वो क्या होगी, बेटर होगी। ठीक है, सो ये हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। आप एक बार इसे देख लीजिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने देख लिया होगा। तो ये जो हमारा मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, देन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन, देन उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जायगोट एंड द स्पर्म। ठीक है, और अपन ने बात करी थी कि स्पर्म के अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है स्पर्म और ओवम दोनों के अंदर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, टोटल 46। ठीक है, तो जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि स्पर्म के अंदर कितने होंगे, 23, ओवम के अंदर भी कितने होंगे, 23। ठीक है, अब स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट। तो 23 स्पर्म के और 23 ओवम के, तो टोटल अब जायगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम आ गए वापस, 46। तो हमें बताना है जायगोट और स्पर्म का रेशियो, यानी कि जायगोट के अंदर स्पर्म से डबल है ना क्रोमोसोम, तो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन, ओव्यूलेशन। क्या हो गया, ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन किसका काम है, ओवरीज का। ठीक है, in human male the testis lies in the scrotum because it helps in the process of mating, formation of sperm, easy transfer of gamete and secretion of estrogen.
तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्क्रॉटम में जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है ना। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, इंसेमिनेशन एंड ओव्यूलेशन। तो क्या बोलेंगे हम? ओव्यूलेशन। Fertilization occur in human female when the sperm and the ovum reach simultaneously at, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब स्पर्म और ओवम एक ही साथ यानी कि साइमल्टेनियसली पहुंचे। कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। अपन ने पढ़ा था ना, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। The embryo in the human get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called प्लेसेंटा, विलाई, यूट्रस एंड वोम्ब। किसके थ्रू मिलेगा न्यूट्रिशन? प्लेसेंटा के थ्रू, है ना। यूटेरस में तो क्या होगा? बेबी का पूरा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बर्थ कैनाल इज फेलोपियन ट्यूब, वेजाइना, वोम्ब एंड ओवरी। बर्थ कैनाल कौन है? वेजाइना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा चैप्टर है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर ना समझ आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, ओके। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।